ये देश में बिल्कुल खुला हो गया। कोई पार्टी समझौता करने में किसी से पीछे नहीं और कोई पार्टी कीचड़ और दलदल में गिरने में किसी से पीछे नहीं। हर पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है कि तू ज्यादा गिरा कि मैं ज्यादा गिरा। और अब इस देश में मैं मानता नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी है। हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं इस देश में। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते 3-3 गुनी। इस साल तो इनको ये सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है कि हम हिंदुस्तान में 2-3 साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है इस देश में। इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस साल गरीबी और तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भारत के कारखाने बंद हो गए हैं। 2,62,000 कारखाने इस देश के बंद हो गए हैं। 8 करोड़ मजदूर इस देश के बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 8 साल से जो उदारीकरण की नीतियां भारत में चल रही हैं, उन उदारीकरण की नीतियों का ये नुकसान हुआ है पूरे के पूरे देश को। तो मुझे ऐसा लगता था कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कम से कम इतना तो करेंगे कि पगार नहीं लेंगे इस साल, क्योंकि मैंने सुना है और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के नेता इस समय पगार नहीं ले रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना पगार के काम कर रहा, बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं, जितने खासदार हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जब से आर्थिक पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई है। तो पाकिस्तानी सरकारों ने अपने तमाम खर्चे कट कर दिए और सारे के सारे खर्चे कट किए हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पगार लेना बंद किया, राष्ट्रपति ने बंद किया, तभी खासदारों ने बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के नेता अगर इतने राष्ट्रवादी हैं तो भारत के नेता तो इससे कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी। लेकिन हमारे नेताओं ने तो सिद्ध ये किया कि उन्होंने पगारें 3 गुनी बढ़ाई। इनके राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पाखंड है ये। इससे ज्यादा पाखंड कुछ हो नहीं सकता इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब सत्तावादी, कुर्सीवादी, स्वार्थवादी। इसलिए अब इन पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टियों पर भरोसा करते करते ही इतना बड़ा सत्यानाश हमने झेला है इस देश में। नेताओं पर भरोसा करना छोड़िए। ये नेता कब क्या पलटी खाएंगे? जिंदगी भर जिन सिद्धांतों का विरोध करते रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभी उन्हीं सिद्धांतों पर सरेंडर करने जा रहे हैं। ये कैसे मैं स्वीकार करूं इस बात को? जितने भाषण मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सुने हैं, हर भाषण में यही वो कहते थे कि राष्ट्र की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होता। राष्ट्र की संप्रभुता एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं होता, कोई सरेंडर नहीं होता। अभी वो खुद वही करने जा रहे हैं, तो कैसे मानूं मैं? तब ऐसा लगता है कि सबके सबको धृतराष्ट्र की आत्मा ने लील लिया। धृतराष्ट्र अंधा था। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहते थे जानते हैं? वो इसलिए अंधा नहीं कहते थे कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो सच था कि उसकी आंखें नहीं थी। वो अंधा इसलिए कहते थे कि सत्ता मोह में, पुत्र मोह में वो अंधा था और सत्ता हाथ से न चली जाए इसके लिए धृतराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था। चाहे जितना अधर्म करना पड़े, चाहे जितना कुकर्म करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, सत्ता मेरे बेटों के हाथ से नहीं जानी चाहिए, सत्ता मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसी के लिए धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण ने अंधा किया कि तुम स्वार्थ में अंधे हो। और आज के नेताओं के बारे में तो मैं यही कहता हूं कि धृतराष्ट्र तो बिना आंखों के अंधा था, वो पुत्र मोह में अंधा था। इन लोगों को कौन सा पुत्र मोह है? पूछिए ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, आपको कौन सा पुत्र मोह? और धृतराष्ट्र आंखें नहीं होने के कारण अंधा था, ये तो सब आंखें होते हुए अंधे। इसलिए अब इन पर भरोसा करना छोड़िए, पार्टियों पर भरोसा करना छोड़िए, अभी तो अपने ऊपर भरोसा करिए। तो आप पूछेंगे दूसरा कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, थोड़ा तकलीफ वाला है, लेकिन अब वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। जब सरकारें देश विरोधी काम करना शुरू कर दें, राष्ट्र विरोधी काम करना शुरू कर दें, सरकारें सिर्फ स्वार्थ और सत्ता में डूबकर काम करना शुरू कर दें, तो राष्ट्र के लोगों को उठना ही होगा और खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे हम क्या करें? सरकार पाबंदी नहीं लगाती अमेरिका पर और सरकार नहीं बंद करती अमेरिकी कंपनियों को, तो कम से कम आप तो पाबंदी लगा दीजिए अमेरिकी कंपनियों को। आप तो बंद कर दीजिए अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदना। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ना। इसके लिए तो प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में अमेरिकी सामान आए कि नहीं आए। आप अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर का फैसला करिए और आपके घर में यह फैसला होना ही चाहिए कि कोई भी अमेरिकी सामान आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन है और अमेरिका हमारा दुश्मन है और इस स्तर का दुश्मन है कि भारत को बर्बाद करने की कोई भी कोशिश वो चूकना नहीं चाहता। बिल क्लिंटन ने इस बात को 2 बार कहा है, इसकी गंभीरता को सोचते रहिए।
बिल क्लिंटन ने कहा कि सोवियत संघ को खत्म करने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर, इसलिए भारत को खत्म करना अभी अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि भारत अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अमेरिका को डर लग रहा है भारत से। क्या डर लग रहा है? भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के परमाणु परीक्षण किए, भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के मिसाइलें बनाई 250 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली। भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000। भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमेरिकी मदद के क्रायोजेनिक इंजन बनाया। भारत के वैज्ञानिक बिना अमेरिकी मदद के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में अमेरिका बौखलाया हुआ। अमेरिका की बौखलाहट उस दिन से समझ में आ रही है जिस दिन से भारत के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 बनाया। क्योंकि एक बार राजीव गांधी गए थे अमेरिका में सुपर कंप्यूटर मांगने, अमेरिका ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे आपको सुपर कंप्यूटर। राजीव गांधी लौट के आए। लौट कर आने के बाद भारत के वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर भाटकर। तो डॉक्टर भाटकर को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत में सुपर कंप्यूटर बनाएं, अमेरिका हमको नहीं देगा, कोई भी देश हमको नहीं देगा, हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भाटकर को कुछ और वैज्ञानिक दिए गए और पूरी टीम ने सीडेक नाम की एक संस्था बनाई, रात दिन काम करना शुरू किया और काम करते करते पहला सुपर कंप्यूटर बनाया परम, बिना किसी परदेशी मदद के। दूसरा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8000, तीसरा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8600, चौथा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 9000 और अभी 5वां सुपर कंप्यूटर बना दिया है परम 10,000, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर ना अमेरिका में है ना जापान में। और मैं परम 10,000 पे देख चुका हूं काम करके। मैं पूरा एक दिन, अभी कुछ दिन पहले मैं परम 10,000 सुपर कंप्यूटर के साथ ही रहा, इस बात का अंदाजा करने के लिए कि इसके स्पीड्स कितने हैं, कैलकुलेशंस कितने फास्ट हैं। परम 10,000 का कैलकुलेशन कितना फास्ट है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का जो बेस्ट क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर है वो जितनी सेकंड्स में कैलकुलेशन करता है, हमारा परम 10,000 उससे 10 गुना कम समय में कैलकुलेशन करता है। माने इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि परम 10,000 अमेरिकी सुपर कंप्यूटरों से 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। और खर्चा कितना आया? सिर्फ 167 करोड़ रुपए। अमेरिका में इस लेवल का सुपर कंप्यूटर बनाने में अरबों डॉलर खर्च होता, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होता। भारत के वैज्ञानिकों ने एक एक पाई बचाते हुए, कष्ट में रहते हुए, कष्ट में जीवन बिताते हुए सिर्फ 167 करोड़ रुपए में एक सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। यह सुपर कंप्यूटर इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर है कि इससे हम हमारे रॉकेट की डिजाइन कर सकते हैं, इससे हम हमारे एटम बम की टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की मदद से हम हिंदुस्तान की किसी भी स्तर की हवा से हवा में मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली, पानी से हवा में मार करने वाली किसी भी मिसाइल का डिजाइन बना सकते हैं। कोई भी बम वर्षक विमान का डिजाइन सुपर कंप्यूटर परम 10,000 पे बना सकते हैं। कुछ भी बात हमें पता करनी हो, माने आप जान लीजिए कि वो सारी दुनिया की सूचनाएं हमको दे सकता है घर बैठे। हमको पता करना हो कि हिंदुस्तान के किस गांव में कितना सोना है जमीन के नीचे, वो बता देगा। हमको पता करना हो कि हमारे तेल के कुएं जो है उनमें कितना तेल और बाकी है, वो बता देगा। हिंदुस्तान में कितना कोयला छुपा हुआ है जमीन के नीचे, वो बता देगा। कोई भी एक ऐसी जानकारी नहीं है जो वो हमको ना बता सके। इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर हमारे पास है और अमेरिका उसी दिन से बौखलाया हुआ। और अमेरिका की बौखलाहट क्या है? उसकी बौखलाहट यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बना लिया, अगर इसी कंप्यूटर को भारत के वैज्ञानिकों ने बेचना शुरू कर दिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका की जो IBM कंपनी सुपर कंप्यूटर बना रही है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हमारा सुपर कंप्यूटर है, सस्ता भी बहुत है। इसलिए अमेरिका बौखलाया। और अमेरिका इसलिए भी बौखलाया हुआ है कि बिना उनकी मदद के, बिना किसी विदेशी की मदद के हमने 250 किलोमीटर से मार करने वाली मिसाइल से लेकर 2500 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सलाम है कि उन्होंने भारत में इस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी दी है कि हम मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भर हो। बहुत वर्षों के बाद मैं मानता हूं कि एक सही आदमी को भारत रत्न मिला इस देश में, नहीं तो ऐसे ऐसे फालतू के लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं इस देश में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक अभी लिखी है, उसका विमोचन हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी देश पर निर्भर रहकर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमको स्वावलंबी रास्ते पर ही जाना होगा, हमको स्वदेशी के रास्ते पर ही जाना होगा। यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये जो हमने काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, इनसे अमेरिका बौखलाया है।
और हमने ये जो अणु परीक्षण कर लिया, इस अणु परीक्षण के बाद ये सिद्ध हो गया है कि भारत 400-500 अणु बम बना सकता है। ये बातें अमेरिका को मालूम है, दूसरे देशों को भी मालूम है। तो अमेरिका इस बात से भी बौखलाया हुआ है कि भारत ने कभी अणु बम बना लिया और वो अणु बम किसी तरह से इराक पहुंच गया, सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गया, तो अमेरिका की तो ऐसी की तैसी हो जाए। और सद्दाम हुसैन कई बार ये बात बोल चुका है कि मुझको अगर एक एटम बम मिल जाए तो न्यूयॉर्क पे गिराऊंगा। और सद्दाम हुसैन कितना इंटेलिजेंट आदमी है, उसका भी एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। उससे यह पूछा गया कि एटम बम आपको कहां से मिलेगा? उसने कहा मुझे उम्मीद है कि भारत से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? तो उसने कहा कि भारत के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे। क्यों? पिछले 50 साल से हमको तेल दे रहा है, बहुत सस्ते दाम पर दे रहा है। सबसे सस्ता पेट्रोल हमको इराक से ही मिलता है, सबसे सस्ता डीजल हमको इराक से मिलता है, सबसे सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको इराक से मिलते हैं। जब से इराक पर पाबंदी लगी है तब से तेल आना बंद है वहां से, नहीं तो हमेशा इराक से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। और इराक की जो सभ्यता रही है, मेसोपोटामियन कल्चर कहते हैं उसको, हमारी भारतीय संस्कृति के करीब करीब साथ विकसित हुई। तो हमारे तो बहुत पुराने रिश्ते हैं इराक के साथ, आज के नहीं, 5000 साल पुराने रिश्ते हैं। हमारा व्यापार तो उनसे बहुत पहले से चलता रहा। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे मिल जाए। तो फिर क्या करेगा? तो उसने कहा कि मैं गिराऊंगा न्यूयॉर्क। तो रिपोर्टर ने पूछा मान लो नहीं गिरा पाए तो? अमेरिकी सैनिकों ने पता कर लिया, पहले से उनकी एजेंसियों ने पता कर लिया, उनके CIA के एजेंटों ने पता कर लिया, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा फिर मैं ऐसा करूंगा कि उसी एटम बम को ले जाके गिरा दूंगा नॉर्थ पोल पे। नॉर्थ पोल एक ऐसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ जमी है, वहां कोई आदमी नहीं है, बर्फ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़। तो एक एटम बम अगर उसने नॉर्थ पोल पे गिराया तो नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और अगर नॉर्थ पोल की सब बर्फ पिघल गई तो अमेरिका पानी में ही डूब जाएगा। इसलिए अमेरिका बौखलाया हुआ है कि कहीं ये एटम बम अगर सद्दाम हुसैन के हाथ में लगा तो अमेरिकी हालत बहुत खराब हो सकती है। और इस बौखलाहट में अमेरिका ये सब कर रहा है। मेरा यह मानना है कि अमेरिका ने पिछले 50 साल में जितने पाप किए हैं उन सब पापों की सजा उसको मिलेगी एक ना एक दिन, क्योंकि दुनिया में सत्य है और दुनिया में सत्य की सुरक्षा भी होती रही है। आज से नहीं, रावण के जमाने से, कंस के जमाने से। रावण चाहे जितना ताकतवर हो जाए, कंस चाहे जितना ताकतवर हो जाए, एक ना एक दिन उनको मरना ही होता है। और जो जितने अहंकारी होते हैं वो मरते भी उतने जल्दी। इसलिए अमेरिका को एक ना एक दिन तो भुगतान करना ही है। वो आज करेगा, नहीं तो साल भर बाद करेगा, नहीं तो 2 साल बाद करेगा। हमको हमारे देश के बारे में सोचना होगा कि हम अमेरिका से अपनी दूरी कैसे बढ़ाएं। दोस्ती करेंगे नुकसान होगा, दूरी रहेगी फायदे में रहेंगे। और मेरा मानना यह है कि अगले साल मई 1999 के बाद जब डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा तो हमारा व्यापार जितना डॉलर में होगा उतना ही नुकसान। इसलिए डॉलर पे डिपेंडेंस हमको कम करना होगा। और डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से अमेरिकी कंपनियों को विदा कर दिया जाए, भगा दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि भारत सरकार नहीं भगा सकती, मत भगाए, लेकिन हम सब भगा सकते हैं। तो मेरी आपसे पहली अपील है कि अमेरिकी कंपनियों के सामान खरीदना बंद करिए, पेप्सी कोला पीना बंद करिए, कोका कोला पीना बंद करिए, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मैंगो फ्रूटी, मिरिंडा सब पीना बंद करिए। और ये सब इसलिए भी पीना बंद करिए, पेप्सी, कोका, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, की ये पीने लायक नहीं है। एक तो अमेरिकी सामान है, दूसरा इसका मुनाफा अमेरिका जाता है। कितना जाता? पेप्सी की बोतल 70 पैसे की बनती, 10 रुपए की बिकती, 1300 टका मुनाफा है अमेरिकी कंपनी को। 1300 टका मुनाफा कमाती है अमेरिकी कंपनी बार। ऐसे ही कोका कोला की बोतल 72 पैसे में बनती, 10 रुपए की बिकती। और कोका कोला का जो टिन का पैक है 18 रुपए में मिलता है, 200 मिलीलीटर टिन पैक में जो कोका कोला है, इसका माने लगभग 100 रुपए में 1 किलो, लगभग 100 रुपए में 1 किलो। तो 100 रुपए में 1 किलो कोका कोला बिक रहा है, 14 रुपए में 1 किलो गाय का दूध मिलता है, 27 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, 100 रुपए में 1 लीटर कोका कोला बिकता है। पेट्रोल से महंगा कोका कोला, गाय के दूध से महंगा कोका कोला। तो क्यों पिए हम? क्या पागल हैं कि बेवकूफ? इसलिए कोका कोला पीना बंद करिए, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा ये सब पीना बंद करिए। और इसलिए भी पीना बंद करिए कि पीने लायक नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जहरीली गैस है, सोडियम ग्लूटामेट, पोटेशियम सॉर्बेट, लेड एसीटेट, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, मिथाइल बेंजीन है, ये सब कैंसर करते हैं। और अभी आपको मैं एक जानकारी दे दूं, ब्रिटेन की सरकार ने अपने बाजार में से 22 लाख पेप्सी कोला की और कोका कोला की बोतलों को समुद्र में फेंकवा दिया।
क्यों? ब्रिटेन के डॉक्टरों का कहना है कि पेप्सी और कोक पीने से कैंसर होता है और किडनी फेल हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, कैंसर से मरना या किडनी फेल करवाना चाहते हैं? और आप तो मरेंगे, ये देश मर जाएगा आपसे पहले, क्योंकि अगर हम पेप्सी कोला पीते रहेंगे, कोका कोला पीते रहेंगे तो पैसा यहां से अमेरिका जाता रहेगा। और 70 पैसे का पानी हम 10 रुपए में पिएंगे तो कितना पैसा अमेरिका जाएगा, आप उसका अंदाजा तो लगाइए। इसलिए कल से कोई भी पेप्सी नहीं पिएगा, जो भी सभा में यहां बैठे हैं। और कल से कोई भी कोका कोला भी नहीं पिएगा। और इसलिए भी नहीं पिएंगे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, उस देश में अगर कोई पेप्सी और कोका कोला पीते हुए मैं देखता हूं तो मेरा खून जलता। और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है जो पेप्सी और कोक पी रहा है। एक तो अपना पैसा देश के बाहर भेज रहा है, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, देश का पैसा तो जा ही रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप पिएंगे नहीं और किसी को पिलाएंगे नहीं। और अगले 3 महीने के बाद मुझे ये खबर मिलनी चाहिए कि पुसद गांव में पेप्सी और कोका कोला की सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि माल बिकना बंद है। क्योंकि आप खरीदना बंद करेंगे और आप किसी को खरीदवाना भी बंद करेंगे, आप पीना बंद करेंगे, पिलाना बंद करेंगे, तो बिकना अपने आप ही बंद होगा। और 3 महीने में इस पुसद में अगर पेप्सी और कोका कोला बिकना शून्य हो जाए, एक भी बोतल उनकी बिकेगी नहीं, तो अमेरिका के खिलाफ हम मानेंगे कि पुसद के लोगों ने सैंक्शन लगा दिया और अमेरिका के खिलाफ पुसद के लोगों ने लड़ाई जीती। ऐसे ही मेरा एक दूसरा निवेदन है। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या पिए फिर राजीव भाई, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, नींबू का शरबत, दही की लस्सी, दही की ताक, दही की छाछ, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो माटले का पानी तो है घर में सबके पास पीने, तो माटले का पानी पिएंगे, लेकिन पेप्सी नहीं, कोक नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, सिट्रा नहीं। और ऐसे ही एक और अमरीकी कंपनी है जिसका माल पुसद में बिकना नहीं चाहिए, उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव। और इस कॉलगेट पामोलिव का सामान खरीदना हर व्यक्ति बंद करेगा। किसी के घर में भी कॉलगेट नहीं आना चाहिए। और इसकी डेडलाइन भी 3 महीने रखिए कि 3 महीने के बाद कॉलगेट की बिक्री पुसद में खत्म हो जानी चाहिए। कोई कॉलगेट नहीं खरीदेगा। और कॉलगेट के अलावा आप पूछेंगे क्या क्लोजअप खरीदे, वो भी नहीं खरीदे। कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, पेप्सोडेंट, ये सब खरीदना बंद। एक भी पेस्ट खरीदने लायक नहीं है। कॉलगेट तो अमेरिकी कंपनी है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ये सब यूरोप की कंपनियां। और यूरोप भी आज हमारी मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से सैंक्शंस लगाए थे, यूरोप ने उसमें हाँ में हाँ मिलाई है, इसलिए यूरोप से कोई दोस्ती नहीं है। और यही यूरोप है जो 200-250 साल हमको लूटता रहा। यही डच कंपनियां थी जो हमको लूटती रही, फ्रांसीसी कंपनियां थी जिन्होंने लूटा, अंग्रेजी कंपनियां थी इन्होंने लूटा। इसलिए यूरोप भी भारत का कभी दोस्त नहीं रह सकता। इसलिए यूरोपियन कंपनियों का माल भी नहीं खरीदेंगे। तो पेप्सी, कोका, थम्स अप के साथ साथ कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद। तो आप पूछेंगे फिर क्या, लिम्बा की काढ़ी, नीम का दातुन घर घर में आए, नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें, नीम का दातुन, बबूल का दातुन करें। और उसके साथ साथ हर व्यक्ति एक नीम का झाड़ लगाए, क्योंकि नीम का दातुन जिनको चाहिए वो एक नीम का झाड़ भी लगाएं। हिंदुस्तान में 98 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति अगर एक नीम का झाड़ लगाए हर साल तो 98 करोड़ नीम के झाड़ लगेंगे और नीम का दातुन हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध हो सकेगा। तो नीम का दातुन करिए। और इसके फायदे क्या हैं? अगर सारे देश के लोग पेस्ट खरीदना बंद करें और 50 पैसे में एक काढ़ी भी खरीदें तो किसी गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा नीम का दातुन बेचने का। और अगर सारे देश के लोग नीम का दातुन खरीदें तो इस देश के 4 लाख गरीबों को रोजगार मिलेगा। और 4 लाख गरीबों को रोजगार देंगे और 450 करोड़ रुपया हमारा अमेरिका जाने से बच जाएगा। तो ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरेंस, पेप्सोडेंट खरीदना बंद। और नीम का दातुन इसलिए भी करें कि क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत निकलता है नीम के पेड़ से। और दूसरा, नीम का पेड़ 300 तरह के कीटाणुओं को मार सकता है। तो लगातार आपके मुंह में जो कीटाणु पनप रहे हैं उससे सुरक्षा करेगा आपकी नीम का दातुन। माने लगातार सुरक्षा चक्र नीम का दातुन देगा और लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम भी नीम का दातुन करेगा। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन करें। लाल दंत मंजन है, काला दंत मंजन है, वीको वज्रदंती है, या कोई दंत मंजन अपने घर में भी बना लीजिए। त्रिफला चूर्ण खरीद लाइए बाजार से, बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है। और त्रिफला चूर्ण में थोड़ा मीठ मिलाइए, नमक मिलाइए, दंत मंजन बनता है। दंत मंजन से दांत साफ करें। 2 फायदे हैं, एक तो उंगली का इस्तेमाल आप करेंगे और उंगली का इस्तेमाल जब करेंगे
तो उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, दाहिने हाथ की पहली उंगली में। एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है दाहिने हाथ की पहली उंगली में मेरिडियन पॉइंट है, और ये मेरिडियन पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। तो जितनी देर उंगली से दांत साफ करते हैं उतनी देर ये पॉइंट प्रेस होता है और आपकी बड़ी आंत की मालिश होती है। इसलिए दांत साफ करिए हमेशा उंगली से। ब्रश आप अपने मुंह में रगड़ते हैं, उस ब्रश को कल यहां करिएगा, फिर परसों भी करिए, फिर तीसरे दिन करिए, फिर चौथे दिन करिए, फिर 5वें दिन करिए, तो 6वें दिन यहां से खून निकले। सिर्फ 6 दिन में टूथब्रश हाथ पर से खून निकाल देता है। उसी टूथब्रश को आप सालों साल मुंह में क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है दांत हैं, दांतों के ऊपर मसूड़े भी हैं जिनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी, इसलिए कभी भी ब्रश मत करिए। दुनिया में जो देश बहुत गर्म देश होते हैं वहां पर लोगों के मसूड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमारे गम्स बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए सॉफ्ट गम्स वाले किसी भी आदमी को ब्रश नहीं करना चाहिए। जिन देशों में सर्दी पड़ती है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में, वहां ब्रश कर सकते हैं क्योंकि वहां के गम्स बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए ब्रश करना बंद करें। और पेस्ट और ब्रश बंद करें, नीम का दातुन, बबूल का दातुन या वीको वज्रदंती, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, ढेर तरह के दंत मंजन है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। ऐसे ही एक और अमेरिकी कंपनी का सामान कभी नहीं खरीदेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन, उसका साबुन बिकता, प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसका साबुन बिकता, ये भी अमेरिकी कंपनी। रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये तीनों अमेरिकी कंपनियां हैं। एक भी कंपनी का माल यहां नहीं खरीदा जाएगा, और 3 महीने की उसकी भी डेडलाइन तय कर लीजिए कि जॉनसन एंड जॉनसन का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, रैकेट एंड कोलमैन का सारा माल पुसद में बिकना बंद, और उसकी जगह दूसरी भी कुछ परदेशी कंपनियां हैं उनका भी खरीदना बंद करिए, जैसे हिंदुस्तान लीवर। और हिंदुस्तान लीवर के साबुन कुछ बिकते हैं जैसे लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, और पामोलिव, कॉलगेट पामोलिव का, जॉनसन एंड जॉनसन का किड्स नाम का एक साबुन आता है। ये सब परदेशी कंपनियों के साबुन खरीदना बंद। तो आप पूछेंगे क्या खरीदें? स्वदेशी साबुन खरीदिए। निरमा है, चंद्रिका है, मैसूर संदल है, मार्गो है, नीम है, मेडिमिक्स है, ये सब स्वदेशी साबुन है। पुसद में खादी ग्रामोद्योग की दुकान अगर कहीं हो तो वहां से साबुन ले आइए, सब स्वदेशी साबुन वहां पर, और उनको कहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी साबुन लाकर वो बेचना शुरू करें, तो एक पैसा भी देश का बाहर नहीं जाना चाहिए। और आप चाहें तो साबुन से भी अच्छा तरीका है नहाने के लिए, चने का आटा, दूध की मलाई, हर एक के घर में मौजूद है, और चने के आटे में दूध की मलाई मिलाइए, उससे नहाइए। दूसरा तरीका है मुल्तानी मिट्टी, हर गांव में मिलती है, ले आइए, पानी में भिगोइए, उससे नहाइए। तीसरा तरीका है मसूर की दाल, मसूर की दाल को पिसवाइए किसी भी घंटी में, उसका आटा बनेगा, उसमें कच्चा दूध मिलाइए, फिर उससे नहाइए। सब बेस्ट क्वालिटी चीज। और साबुन कम से कम लगाइए, क्योंकि साबुन लगाने के लिए नहीं है। ये साबुन जो आप रगड़ते हैं अपने शरीर पर, इसमें कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा का बनाया हुआ कोई भी साबुन जब आप शरीर पर लगाते हैं तो रफनेस आ जाती है। साबुन से नहाइए, 10 मिनट के बाद नाखून से लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचिए। इसलिए कोई भी साबुन मत लगाइए। जाड़े के दिनों में साबुन से नहाएंगे, चेहरा सफेद सफेद हो जाए, इसलिए साबुन से मत नहाइए, चने के आटे से नहाइए, दूध की मलाई से नहाइए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, और हमारे यहाँ मसूर की दाल का आटा है उससे नहाइए। ये सब नहाने के बेस्ट क्वालिटी प्रिपरेशंस हैं। भाइयों से मेरा निवेदन है कि कभी भी पामोलिव की शेविंग क्रीम ना खरीदें, ओल्ड स्पाइस की शेविंग क्रीम कभी ना खरीदें। दोनों अमेरिकी कंपनियां, पामोलिव, ओल्ड स्पाइस, और इनकी शेविंग क्रीम के अलावा कभी भी आफ्टर शेव लोशन ना खरीदें। तो आप पूछेंगे फिर कौन सी शेविंग क्रीम खरीदें? मेरा सुझाव माने तो बिना शेविंग क्रीम के भी शेव बनती है, और आप बना सकते हैं। कैसे बनती है? जब शेविंग क्रीम नहीं होती थी तो कैसे शेव बनाते थे? अभी तो मुश्किल से 15-20 साल से शेविंग क्रीम आई है। तो शेविंग क्रीम के बिना शेव कैसे बनाएं? पानी गर्म करें, अपने चेहरे को भिगाएं, फिर कच्चा दूध ले लें अपने हाथ में, 4-5 बूंद कच्चा दूध अपने चेहरे पर लगाएं, उसके बाद रेजर चलाएं, एकदम चिकनी दाढ़ी बनेगी, बहुत स्मूथ शेप बनेगी। और 3 फायदे होंगे आपके। सबसे पहला फायदा, ब्लेड आपका 2 गुना चलेगा। अगर आप कच्चा दूध लगा के शेप बना रहे हैं तो 2 गुना ब्लेड चलेगा। दूसरा फायदा, कच्चा दूध लगाकर आप शेप बना रहे हैं तो आपको आफ्टर शेव लोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा बड़ा फायदा, कच्चा दूध लगाकर शेप बना रहे हैं तो कच्चा दूध चेहरे की सफाई करता। कच्चा दूध बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, तो रोज अगर आप चेहरे पे लगाएंगे आपके चेहरे की सफाई होगी, चेहरे की सफाई होगी, चेहरे में चमक आ जाएगी, और बिना पैसे में स्मार्ट हो जाएंगे आप सब। मेरा स्वार्थ क्या है? पामोलिव बिकना बंद, ओल्ड स्पाइस बिकना बंद, कोई भी शेविंग क्रीम परदेशी कंपनी की नहीं बिकेगी। ऐसे ही आपसे निवेदन है कि इनके साबुन, शेविंग क्रीम खरीदना बंद करें, इनके पाउडर भी खरीदना बंद करें। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल आता है, वो खरीदना बंद करें। हिंदुस्तान लीवर का सर्फ आता है, रिन आता है, व्हील आता है, वो खरीदना बंद करें।
इन सब परदेशी कंपनियों के कपड़ा धोने के साबुन भी न खरीदें। खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर कपड़ा धोने का साबुन भी मिलता है। आप चाहे तो निरमा ले सकते हैं, हिपोलिन ले सकते हैं, टी सीरीज ले सकते हैं, फेना ले सकते हैं, ये सब स्वदेशी हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसी तरह से बाटा का जूता ना पहने, डीएससी, एडिडास ये सब ना पहने। एडिडास तो अमेरिकी कंपनी है, बाटा तो कनाडा कंपनी। इनका पैसा देश के बाहर जाएगा। और ये जूता अगर आप पहनना बंद करेंगे तो कौन सा जूता पहने? आपके गांव का मोची जो जूता बनाता है उसको पहने, आपके गांव का मोची जो चप्पल बनाता है उसको पहने। तो क्या होगा? आपका पैसा आपके गांव के एक गरीब भाई के पास जाए। और मैंने एक दिन हिसाब लगाया, पूरा कैलकुलेशन किया कि पूरे देश के लोग बाटा, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई ये सब परदेशी कंपनियों के जूते खरीदना बंद कर दें और हर व्यक्ति गांव के मोची से ही जूता पहने, तो 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है जूता बेचने का। तो ये रोजगार देने का काम हम कर सकते हैं। ऐसे ही आपसे एक और निवेदन है कि आपके घर में ऐसे ढेर सारे दूसरे सामान आते हैं, उनको भी खरीदना बंद करें। अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि राजीव भाई हमको याद नहीं रहता स्वदेशी क्या है, परदेशी क्या है, क्या खरीदें क्या न खरीदें। उसके लिए यहाँ के लोगों ने एक यादी छापी है, एक पैम्पलेट छापा है, शायद आप सबको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो लेके जाइएगा। और यहाँ के साथियों को मैं अपील करूंगा कि वो हर एक के घर में वो यादी पहुंचाएं। सबसे बड़ा पुण्य का काम इस समय देश में यही हो सकता है कि आप अपने अपने नाम से कोई 1000 यादी छापे, कोई 10,000 छापे, एक एक घर में पहुंचाए। स्वदेशी क्या, परदेशी क्या, हर व्यक्ति को ये माहिती होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी ही चाहिए। तो वो यादी मिल जाएगी, पैम्पलेट मिल जाएगा और वो पुस्तिका लेकर जाएं। ऐसे कुछ पुस्तकें भी हैं यहाँ के साथियों के पास, वो पुस्तकें भी आप ले सकते हैं। कभी भी कोई ये ना कहे कि हमको पता नहीं है विदेशी सामान क्या है, स्वदेशी क्या। गलती से भी घर में विदेशी सामान ना आए। इसी तरह से आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग बन सके उतना खादी पहने, ये जीन्स पहनना बंद करें और जीन्स का कोई भी कपड़ा ना पहने। ये सबसे फालतू का कपड़ा है, दुनिया में सबसे इडियोटिक कपड़ा है जीन्स। और आजकल के नौजवानों में बड़ा फैशन आ गया है जीन्स पहनने, और ऐसे बेवकूफ हो गए हैं आजकल के लड़के लड़कियां। एक दिन मैं मुंबई नाम के शहर में गया, एक कॉलेज में मेरा जाहिर व्याख्यान था। कॉलेज में मैं गया तो सब लड़के लड़कियां जीन्स पहनकर आए थे और एकदम स्किन टाइट जीन्स पहने हुए थे। तो मैंने पूछा एक लड़के को कि सब लोग क्यों जीन्स पहन के आए? तो उसने कहा जीन्स डे है। उसी दिन मैंने अपना सिर पीटा कि जीन्स डे होने लगा इस देश में। कहने लगे राजीव भाई यहां तो चॉकलेट डे भी होता, यहां तो रोज डे भी होता, यहां तो वैलेंटाइन डे भी होता। हम मनाते थे रक्षाबंधन, हम मनाते थे दिवाली, हम मनाते थे होली, दशहरा, अब मनाते हैं जीन्स डे, अब चॉकलेट डे। कैसा सत्यानाश हुआ है भारतीय संस्कृति। और जब मेरा व्याख्यान शुरू हुआ तो सारे लड़के लड़कियां हॉल में आ गए। मैंने उन सबको कहा बैठ जाओ। कहने लगे बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतनी टाइट जीन्स पहन रखी थी कि बैठते ही फटती। मैंने एक लड़के को कहा कि भाई तकलीफ क्या है तुझको? उसने कहा मुश्किल से राजीव भाई ये मैंने चढ़ाई है। तो मैंने कहा कैसे चढ़ाते हैं? तो उसने कहा जमीन पे लेटना पड़ता है, खींच खींच के चढ़ाना। मैंने कहा भाई तू पागल है, इडियट है कि स्मार्ट है? चढ़ाने में तकलीफ होती है, उतारने में उससे ज्यादा तकलीफ होती है। वो खुद ही कह रहा था कि जब उतारते हैं तो पता नहीं अंदर का क्या क्या उतरता। चढ़ाने में मुश्किल, उतारने में मुश्किल, धोने में मुश्किल, सुखाने में मुश्किल, प्रेस करने में मुश्किल, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है। क्यों पहनते हैं फिर इसको? आप कहेंगे अमेरिका में पहनते हैं, अमेरिका वाले पागल हैं सबके सब। आप बनेंगे पागल? यूरोप के लोग पागल हैं, आप पागल बनना चाहते? और वहां तो इसलिए पहनते हैं कि वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है, तो जितना जाड़ा से जाड़ा कपड़ा हो उतना अच्छा है। यहां तो गर्मी बहुत पड़ती है, और गर्मी पड़ने वाले देशों में जितना पतला कपड़ा पहने उतना अच्छा। इसलिए बेवकूफी मत करिए, जीन्स वीन्स पहनना बंद। और किसी भी स्कूल कॉलेज में ये जीन्स डे नहीं होगा, वैलेंटाइन डे नहीं होगा, रोज डे नहीं होगा, चॉकलेट डे नहीं होगा। ये भारतीय संस्कृति के ठीक उल्टी बातें हैं, ये सब बंद कराइए और भारतीय संस्कृति के काम करिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप काम करिए। आप लोग फिर पूछेंगे क्या पहने? मेरी बात अगर माने आप तो खादी पहने ज्यादा से ज्यादा। और खादी क्यों पहने? एक बार लोकसभा में एक सवाल पूछवाया था मैंने एक एमपी के माध्यम से। एमपी से मैंने ये कहा, मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा कि सरकार से पूछो एक साल में कितनी खादी बिकती है पूरे देश में। तो सरकार के मंत्री ने जवाब दिया 1%, ओनली 1%। पूरे देश में 99% दूसरा कपड़ा बिकता है, खादी 1% बिकती है। लेकिन सरकार के मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ 1% खादी के बिकने से भी भारत के 15 लाख गरीबों को रोजगार मिलता है। तो मैंने एक दिन सोचा, कैलकुलेशन करके देखा जाए कि अगर 1% खादी बिकती है, 1% खादी बिकती है, तो 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है।
अगर 100% खादी बिके तो 100% खादी बिके तो 1500 लाख गरीबों को रोजगार मिलेगा, माने 15 करोड़ गरीबों को रोजगार मिलेगा। और 15 करोड़